खुलता है साल 1993। खलनायक फिल्म का नायक, उसका नाम जुड़ता है 1993 बॉम्बे सीरियल ब्लास्ट से। टाडा लगता है, उसे अरेस्ट किया जाता है, करियर तबाह। सीन बदलता है, कट टू 6 इयर्स लेटर। फिल्म फेयर का स्टेज, शाहरुख और जूही बेस्ट एक्टर का अवार्ड अनाउंस करने को है। वक्त थमा हुआ है, फिंगर्स क्रॉस्ड है, नाम पुकारा जाता है, ऑडियंस झूम उठती है, लोग गले लगकर बधाइयां देते हैं। उन बधाइयों को चीरता हुआ एक शख्स स्टेज पर आता है, फिल्म फेयर रिसीव करता है और कहता है 20 साल बाद मिला तो सही। अवार्ड के लिए उसकी रेस थी मनोज बाजपेयी, आमिर खान, सलमान खान और अजय देवगन से। इस चौकड़ी में 5वां आदमी दरवाजा तोड़कर घुस आया था। उसने फिल्म फेयर की दीवार भी तोड़ दी थी। मुंबई पर राज करता हूं राज, पकड़ने की बात छोड़, अब उनको कोई टच भी नहीं कर सकता। उस 5वें शख्स का नाम है संजय दत्त, और जिस फिल्म के लिए फिल्म फेयर मिला वो थी वास्तव। संजय दत्त की 13 फ्लॉप फिल्मों के बाद एक बड़ी हिट फिल्म, करियर को नया बूम। आज इसी रियल लाइफ फिल्म के कुछ रियल किस्से आपको हम सुनाएंगे। चूंकि हम ठहरे बैक बेंचर्स, इसलिए शुरू से नहीं आखिर से शुरू करेंगे, क्लाइमेक्स सीन से। ऐसा सीन जिसने रीमा लागू को शिखर पर पहुंचा दिया। इस सीन में रीमा की एक्टिंग ने महफिल लूट ली। संजय दत्त से ज्यादा उनकी चर्चा हुई। संजय से सिर्फ 1 साल बड़ी रीमा ने फिल्म में उनकी मां का रोल किया था। उन्होंने 2 पेटी की बंदूक से गोली चलाई। संजय दत्त खल्लास। इस सीन ने और यहाँ के डायलॉग ने रीमा को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अमर कर दिया। मैंने मारा नहीं उसको, मैंने मुक्ति दी है अपने बेटे को। वो तो कब का मर गया था, आज जान निकल गई। तो किस्सा ये है कि सीन शूट होने में अभी कुछ ही समय बाकी था। रीमा ने सोचा कि एक पावर नैप ले जाए। मेकअप लगाकर वो सो गई। सीन लग गया। फिल्म के डायरेक्टर महेश मांजरेकर एक्शन बोलने को बेताब थे। रीमा को बुलाया गया। अपनी सोई हुई आंखों से वो मांजरेकर के सामने आई। मांजरेकर आग बबूला। इतने इंपॉर्टेंट सीन से पहले रीमा सो कैसे गई? वो सबके सामने उन पर बिफर पड़े। रीमा चुप रही, मेकअप किया और क्लाइमेक्स शूट हुआ। रीमा ने उस सीन में बेजोड़ काम किया। सिर्फ 2 टेक और सीन फाइनल। मांजरेकर शर्मिंदा थे। सीन के बाद उन्होंने रीमा से माफी मांगी, फिर सार्वजनिक तौर पर भी अपनी गलती कबूल की। किसी नॉन लीनियर नैरेटिव फिल्म की तरह वास्तव के सेट से सीधे जंप करते हैं साल 1995 में। डीडीएलजे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में तहलका मचा रही थी। जा सिमरन जा जीले अपनी जिंदगी कल्ट बनने के करीब था। ठीक उसी समय मराठी इंडस्ट्री में महेश मांजरेकर की फिल्म आई ने गदर काट रखा था। इसी फिल्म के चलते उन्हें उनकी पहली फिल्म मिली निदान, जिसे वो बना रहे थे संजय दत्त के फैन पर। इसी फिल्म के सिलसिले में एक कॉमन फ्रेंड के जरिए उनका मिलना संजय दत्त से हुआ। निदान की डबिंग चल रही थी। महेश ने उनसे एक स्क्रिप्ट सुनाने की इच्छा जताई। संजय ने बुला लिया। अब यहाँ था एक लोचा। महेश को नहीं पता था कि तुरंत बुला लिया जाएगा। स्क्रिप्ट रेडी नहीं थी। होटल में बैठे महेश ने पेन पेपर मंगाया और लिखना शुरू किया। 30 मिनट में 20 सीन खींच डाले। कागज लिया और संजय के पास पहुंच गए। आधे घंटे में लिखी गई स्क्रिप्ट को संजय दत्त ने 15 मिनट में फाइनल कर दिया। निदान के बाद शुरू हुई वास्तव पहले रिलीज हो गई और संजय के डूबते करियर की नैया को महेश नामक मांझी ने किनारे लगा दिया। कहते हैं अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के कई हाथ थे। लगभग सबने दाऊद को धोखा दिया, पर एक शख्स जो हमेशा उसके साथ खड़ा रहा वो था छोटा राजन। वास्तव को उसी की जिंदगी से प्रेरित माना जाता है। उस दिन महेश ने जिस स्क्रिप्ट के 20 सीन आधे घंटे में खींच दिए थे, दरअसल उनके दिमाग में छोटा राजन था। उसके कारनामे थे, उसकी जिंदगी, उसका परिवार था। कई सिने एक्सपर्ट तो इसे क्वीन के गाने बोहेमियन रैप्सडी से भी इंस्पायर्ड मानते हैं। एक जमाना था जब बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड की तूती बोलती थी। उनका काला पैसा बॉलीवुड में सफेद हुआ करता था। कहते हैं वास्तव ऐसी ही एक फिल्म थी। कहते हैं कि इस फिल्म में पैसा भी छोटा राजन का ही लगा हुआ था। उसी की जिंदगी पर फिल्म, उसी का पैसा, क्योंकि संजय दत्त और महेश मांजरेकर का नाम समय समय पर अंडरवर्ल्ड से जुड़ता रहा है। तो ऐसा होने की संभावना को सिने प्रेमी पूरी तरह से खारिज नहीं करते। वास्तव ने संजय दत्त के करियर का ध्वज तो बदला ही, साथ ही साथ कुछ मराठी कलाकारों के भाग्य को भी बदल दिया। मराठी फिल्मों से आए मांजरेकर ने इस फिल्म में पूरी मराठी मंडली उतार दी और सबने एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस दी। 1.5 फुटिया के रोल में किसी को फाइनल ही नहीं किया गया था। शूटिंग के दौरान महेश को नार्वेकर का नाम चमका और उन्होंने बुलावा भेज दिया।
नार्वेकर मड आइलैंड पहुंचे जहां फिल्म शूट हो रही थी। ऑडिशन दिया, सिलेक्शन भी हुआ। दूसरे दिन शूट पर आ गए। जब संजय दत्त शूट पर पहुंचे तो क्या देखते हैं, नार्वेकर सीढ़ियों पर बैठे हैं। उन्हें किसी ने कुर्सी तक नहीं दी। दत्त उनसे मिले, उनकी ऑडिशन परफॉर्मेंस को सराहा और अपने मैनेजर से कहा कि आगे कभी भी ऐसा ना हो कि नार्वेकर को कुर्सी ना मिले। रीमा लागू को इस फिल्म ने हिंदी सिनेमा में अमर कर दिया। शिवाजी साटम, नम्रता शिरोडकर ने भी बढ़िया काम किया। वो सोनिया के रोल के लिए पहली पसंद नहीं थी। उनसे पहले उर्मिला मातोंडकर को इस रोल के लिए अप्रोच किया गया था। किसी कारण से उन्होंने रोल रिजेक्ट किया और नम्रता ने लपक लिया। महेश ने एक्टिंग में तो मराठी मंडली उतारी ही, संगीत में भी मराठी फनकारों पर भरोसा दिखाया। जतिन ललित के साथ राहुल रांडे का संगीत, अतुल काले, रविंद्र साठे की आवाज। फिल्म के लिए रिकॉर्ड की गई आरती का आज महाराष्ट्र में जलवा है। हालांकि म्यूजिक बहुत नहीं चला, पर सोनू निगम और कविता कृष्णमूर्ति का गाया गाना मेरी दुनिया है तुझ में कहीं हिट साबित हुआ। संजय दत्त ने फिल्म में जैसी डायलॉग डिलीवरी की, उसका आज भी कोई सानी नहीं है। शायद दत्त ने ऐसी डायलॉग डिलीवरी मुन्ना भाई सीरीज में भी नहीं की। उनका एक डायलॉग तो ऐसा चला कि आज तक चलता चला आ रहा है। उस डायलॉग में कुछ नहीं है, बस 50 तोला बोला गया है। ये देख रेली है, असली है असली, 50 तोला 50 तोला, कितना 50 तोला। इस डायलॉग में कुछ नहीं है, सब कुछ है डायलॉग डिलीवरी में। 50 तोला बोलने के बाद संजय दत्त जिस तरह से हंसते हैं वो अद्भुत है। बस यही कारण है कि इस डायलॉग की यात्रा बहुत लंबी है, इसे बहुत दूर तक जाना है। एक और मजेदार किस्सा सुनिए। कहते हैं पाव भाजी वाला सीन रियल लाइफ गैंगस्टर से इंस्पायर्ड है। जैसे पाव भाजी के स्टॉल पर आकर फ्रैक्चर बांडिया के भाई और उसके आदमी 1.5 फुटिया को पीटते हैं, ठीक वैसा ही इंसिडेंट मुंबई में हुआ था। बस वहां पाव भाजी का ठेला ना होकर अंडा भुर्जी का ठेला था। वहां भी कोई 1.5 फुटिया पीटा गया, वहां भी फ्रैक्चर बांडिया और उसका भाई मारा गया और परिस्थितियों ने वहां भी किसी रघु को अंडरवर्ल्ड पहुंचा दिया। संजय दत्त ने अल पचीनो की एक फिल्म देखी और उनके दिमाग में अटक गई। फिल्म थी 1983 में आई स्कारफेस। उस समय अल पचीनो को इसके लिए ऑस्कर नॉमिनेशन ना मिलने पर बहुत बवाल हुआ था। बाद में उन्हें इसके लिए फैंस ने फेक ऑस्कर भी दिया। संजय दत्त ने जब से स्कारफेस देखी थी वो ऐसी स्क्रिप्ट का इंतजार कर रहे थे जिसमें वो अल पचीनो जैसा किरदार निभा सके। वास्तव ने उन्हें रघु के रूप में मौका दिया और उन्होंने लपका और बखूबी लपका। हालांकि अल पचीनो तो मेथड एक्टिंग के बाप हैं, उनको मैच करना तो किसी के बस का नहीं, पर संजय दत्त ने कोशिश भरसक की और ऐसी की कि वॉयलेंस पर्दे पर दिखा सके और वो कुछ सफल भी हुए। महेश मांजरेकर एक इंटरव्यू में कहते हैं, स्क्रीन पर खून नहीं है पर ये मेंटली वॉयलेंट फिल्म है। तो ये थे कुछ मेंटली वॉयलेंट फिल्म वास्तव के किस्से। शुक्रिया। बीत गया है महामारी का खड्डा, इसलिए अब आ गया है लल्लन टॉप अड्डा, मुस्कुराने की वजह। तो फिर आइए आरपीजी इंडिया टुडे हैप्पीनेस फेस्ट में, जहां पर सजेगा लल्लन टॉप अड्डा शनिवार 9 अप्रैल सुंदर नर्सरी दिल्ली में। और ये सुंदर नर्सरी कहां पर है? हुमायूं मकबरे के पास। तो आइए अड्डा जमाते हैं, कुछ आपकी सुनते हैं, कुछ अपनी सुनाते हैं और हाँ, बहुत सारे मशहूर लोगों से जी भर के बतियाते भी हैं।